प्रोस्पेक्टस क्या होता है पहले देखते हैं मीनिंग। इसका मीनिंग कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 70 में दिया है। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको प्रोस्पेक्टस के तौर पर डिस्क्राइब किया गया हो वो प्रोस्पेक्टस है, या फिर उसे प्रोस्पेक्टस के नाम पर इशू किया गया हो तो वो भी प्रोस्पेक्टस है। इट इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहलाता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहलाता है, या फिर कोई भी नोटिस हो या सर्कुलर हो या एडवर्टाइजमेंट हो या फिर कोई और डॉक्यूमेंट हो जो कि पब्लिक को इनवाइट कर रहा हो कि हाँ सिक्योरिटी जो है, शेयर्स और डिवेंचर्स हैं, उनको आगे सब्सक्राइब करें, परचेज करें, तो ऐसा डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर या नोटिस जो भी हो वो भी प्रोस्पेक्टस ही कहलाएगा। तो ये तो हुआ मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अभी जो हमने देखे सेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये क्या होते हैं ये देखते हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या गया है? वन और मोर इश्यूज ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट इशू ऑफ अ फर्दर प्रोस्पेक्टस। अब मान लो एक या एक से ज़्यादा बार इशू करना हो शेयर्स वगैरह के लिए, तो एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस ही इशू कर दिया जाए। इससे क्या होगा, जब भी अगर बार बार इशू करना होगा तो बार बार नया फर्दर प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस। उस शेल्फ प्रोस्पेक्टस को एक बार इशू कर दिया तो बार बार नया फर्दर प्रोस्पेक्टस जो है उसको इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स अबाउट प्राइस और क्वांटम। तो जिस प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट पर्टिकुलर्स, प्राइस और क्या कहते हैं क्वांटम, क्वांटिटी कितनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं होती, वह रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। असेंशियल्स क्या क्या हैं प्रोस्पेक्टस के? प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं प्रोस्पेक्टस के लिए? इनविटेशन ऑफरिंग टू पब्लिक, ये पब्लिक के लिए ऑफरिंग होना चाहिए। ठीक है, इनविटेशन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ये इनविटेशन जो है कंपनी के द्वारा हो या फिर कंपनी के बिहाफ पे हो। इनविटेशन टू सब्सक्राइब और परचेज, ये इनविटेशन होना चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए। रिलेटेड टू शेयर्स और डिवेंचर्स, किससे रिलेटेड, क्या क्या परचेज और सब्सक्राइब करने के लिए, या तो शेयर्स या फिर डिवेंचर्स। ये असेंशियल्स हैं प्रोस्पेक्टस के। कंटेंट्स, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या लिखा जाता है? मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट्स, नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, क्लासेस शेयर्स के कितने शेयर्स हैं और क्या क्या क्लासेस के शेयर्स हैं, ये लिखना ज़रूरी है प्रोस्पेक्टस में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में। टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, सब्सक्रिप्शन लिस्ट की ओपनिंग की टाइमिंग क्या है। ठीक है, डिस्क्लोज मैटर्स स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3, चैप्टर 3 का पार्ट 1 जो है उसके अंदर जो मैटर्स हैं उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है प्रोस्पेक्टस में। नेम ऑफ अंडर राइटर्स इफ़ एनी, कोई अंडर राइटर हैं तो उनके नाम, अमाउंट और रेट ऑफ अंडर राइटिंग एटसेट्रा, और अंडर राइटिंग कितना अमाउंट है और रेट है, ये सब प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। ट्रू फैक्ट्स, इसको देखते हैं ये क्या होता है। अ प्रोस्पेक्टिव बायर इज एंटाइटल टू ऑल ट्रू डिस्क्लोजर्स इन प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टिव बायर जो है, प्रोस्पेक्टिव जो खरीदार है, जो खरीदना चाहता है शेयर्स और डिवेंचर्स को, वह एंटाइटल्ड है, उसको अधिकार है कि प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टस मस्ट टेल द होल ट्रूथ, उसको पूरा सच बताना चाहिए प्रोस्पेक्टस को। नथिंग शुड बी कंसील्ड विच ऑट टू बी डिस्क्लोज्ड, कोई ऐसी चीज़ है जिसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, वह छिपाई नहीं जानी चाहिए। प्रोस्पेक्टस मस्ट रिफ्लेक्ट कंपनीज रियल पोजीशन एंड ट्रू नेचर ऑफ इट्स वेंचर, प्रोस्पेक्टस से साफ साफ रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि कंपनी की रियल पोजीशन क्या है और उसके वेंचर का असली नेचर क्या है, असली प्रकृति क्या है। दिस इज़ नोन एज गोल्डन रूल एज टू द फ्रेमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस बनाते समय ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं कि हाँ ट्रू डिस्क्लोजर्स हैं, होल ट्रूथ है, और जो चीज़ छिपाई नहीं जानी चाहिए, ठीक है, जो चीज़ डिस्क्लोज की जानी चाहिए वह नहीं छिपाई गई, ठीक है, उसको छिपाया नहीं गया है, और प्रोस्पेक्टस में कंपनी की रियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके वेंचर का ट्रू नेचर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर ये सब चीज़ें प्रोस्पेक्टस बनाने में इंक्लूड की गई हैं तो ये गोल्डन रूल कहलाता है फ्रेमिंग, प्रोस्पेक्टस को फ्रेम करने के लिए। और इसको गोल्डन लेगेसी कहा है पेजवुड ने हैंडरसन एंड वर्सेस लेकन वाले केस में, अगर प्रोस्पेक्टस इस तरह से बनाया जाए। ये हो गया ट्रू फैक्ट्स। अब लायबिलिटी, जिम्मेदारी, अगर कुछ
गड़बड़ है प्रोस्पेक्टस में, कैसे कैसे। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग प्रोस्पेक्टस फॉर ओमिशन और फ्रॉडुलेंट मिस स्टेटमेंट। डायरेक्टर की जिम्मेदारी या फिर जिन लोगों ने यह प्रोस्पेक्टस इशू किया है उनकी जिम्मेदारी, अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ ओमिशन है, कुछ चीज़ छोड़ी गई है या फिर फ्रॉडुलेंट मिस स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट दिया गया है, गलत सूचना दी गई है। क्या क्या होता है इसमें? डैमेजेस फॉर डिसीट, कंपनसेशन वगैरह मिलेगा। ये डिसीट जो है, फ्रॉड जो है, डिसीट इज़ अ टॉर्ट, इट मीन्स फ्रॉड, फ्रॉड होता है। ये फ्रॉड के चक्कर में अगर कुछ लॉस वगैरह हुआ है तो उसमें डैमेजेस मिलेगा, डैमेजेस कंपनसेशन होते हैं। असेंशियल्स ऑफ फ्रॉडुलेंट मिस स्टेटमेंट, एक कोई स्टेटमेंट है उसे फ्रॉडुलेंट मिस स्टेटमेंट कब कहा जाएगा? अगर वो जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, मेड नोइंगली विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रूथ, उसकी सच्चाई में उसको विश्वास नहीं था फिर भी जानबूझकर वह स्टेटमेंट दिया गया। और रेकलेसली, केयरलेसली, वेदर इट बी फॉल्स और ट्रू, यह जानने की कोशिश ही नहीं की गई कि वह सच इन्फॉर्मेशन है या झूठ इन्फॉर्मेशन है। ये बिना जाने ही केयरलेसली, लापरवाही करते हुए वह इन्फॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में दी गई हो। अगर ये सब चीज़ हैं तो क्या कहते हैं, वह स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंट मिस स्टेटमेंट कहलाएगा। Anyone who invests money due to fraud statement in prospectus can sue the person responsible if his action is successful, recover full compensation for loss। अगर इस फ्रॉड स्टेटमेंट पे विश्वास करके कोई शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद लेता है और उसे कोई लॉस होता है तो वह उन लोगों को, जो लोग जिम्मेदार हैं उस गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। और अगर उसका एक्शन सक्सेसफुल हुआ, वह जीत जाता है, तो उसको क्या कहें, पूरा कंपनसेशन मिलेगा उसका जितना भी लॉस हुआ है उसके लिए। कंपनसेशन जो है आपका सेक्शन 35 में दिया गया है कि कौन कौन लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। फॉलोइंग पर्सन्स आर लायबल, ये लोग जिम्मेदार हैं। कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इस कंडीशन में? एवरी पर्सन हु इज़ अ डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इशू, जब प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था उस टाइम जो डायरेक्टर थे वह सभी लोग जिम्मेदार हैं। एवरी पर्सन हु हैज़ ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एज डायरेक्टर इन प्रोस्पेक्टस, जिस आदमी ने ऑथराइज किया है कि उसका नाम प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टर के तौर पर लिखा जाए। एवरी प्रमोटर हु वॉज पार्टी टू द प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो भी प्रोमोटर था जिसने प्रोस्पेक्टस बनाने में, जब प्रोस्पेक्टस बनना था वह उसमें शामिल था बनाने में, वह प्रोमोटर भी। तो ये लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, लायबल हैं। रिसाइशन फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, यह क्या है? रिसाइशन, अपना नाम वगैरह वापस ले लेना अगर रिप्रेजेंटेशन होता है तो ये क्या है? अलॉटमेंट कैन बी अवॉइडेड बाय अलॉटी इफ कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होता है कोई तो अलॉटी जो है, जो आदमी शेयर्स खरीद रहा था वह, अगर उसको अलॉटमेंट हो रहा है तो उसको वो अवॉइड कर सकता है, वो मना कर सकता है कि जी हमारे नाम पे कोई अलॉटमेंट मत करो। गेट रिड ऑफ द ऑफ शेयर्स, क्लेम द मनी पेड फॉर देम, उसको कोई शेयर्स वगैरह चाहिए, उसको जो पैसा लगाया था उसको वो अपना पैसा वापस चाहिए। अंडर सेक्शन 75 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पर्सन who lawfully resigned a contract entitled to compensation for any damage sustained through non-fulfillment of contract. Action is against company to have subscribers name removed from register। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ये कहता है अगर कोई आदमी लॉफुली अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दे तो क्या कहते हैं, उसको कंपनसेशन मिलने का अधिकार है डैमेज के लिए, जो भी उसको नुकसान हुआ है। और नुकसान किस वजह से? कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ इस वजह से, ठीक है। और जब वह व्यक्ति शेयर्स लेगा नहीं तो क्या कंपनी उसका नाम रजिस्टर से हटा देगी, तो इस चीज़ के लिए कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अब ये पर्सन जो है लीगल एक्शन कैसे ले सकता है कंपनी के लिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक्शन के लिए? एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ एक्शन, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है तभी एक्शन ले सकता है कोई व्यक्ति? वह है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस मीन्स पॉजिटिव मिस स्टेटमेंट, कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तब कहलाता है जब मिस स्टेटमेंट डायरेक्टली तौर पे लिखा गया हो, कोई इनडायरेक्टली या नेगेटिव वे में ना लिखा गया हो, और किसी मटेरियल फैक्ट, कोई ज़रूरी फैक्ट को छिपाया गया हो, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में ये हो। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है एक्शन लेने के लिए? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ। ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, ये किसी फैक्ट के बारे में हो, कानून के बारे में ना हो। कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ नो रेमेडी, अगर कानून के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रोस्पेक्टस में, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा है फुली पेड शेयर्स विल बी इशूड एट हाफ प्राइस, वो फुली पेड शेयर्स जो है वो हाफ प्राइस पे ही मिल जाएंगे,
तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स इशू एट सो मच डिस्काउंट, इतने ज़्यादा डिस्काउंट पे इशू करने का के लिए कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है, मना करता है। तो लॉफुली ये सही नहीं है, गलत है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस बेस पे क्या कहते हैं शेयर्स खरीद लेता है कि हाफ प्राइस पे मिलने हैं, और जबकि ये बात अनलॉफुल है, लॉफुल नहीं है, कानूनी नहीं है, तो यह उस आदमी की गलती है। उस आदमी को सारे कानून पता होने चाहिए। वह एक्शन केवल तभी ले सकता है जब फैक्ट के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो। लॉ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन होने पे वह उसको रेमेडी नहीं मिलेगी, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और क्या ज़रूरी है एक्शन लेने के लिए, फैक्ट मस्ट बी मटीरियल, मटीरियल मतलब ज़रूरी होना चाहिए फैक्ट, कोई इमटीरियल फैक्ट से क्या कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा, मटीरियल फैक्ट से ही पड़ेगा। फैक्ट इज़ मटीरियल इफ़ इट इज़ लाइकली टू इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ एन एवरेज परचेजर, अर्ज और इंड्यूस हिम टू परचेज और रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम परचेज। फैक्ट मटीरियल कब होता है, अगर वही फैक्ट मटेरियल होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करें, प्रभावित कर दें किसी के डिसीजन को, एक एवरेज परचेजर के, एक सामान्य परचेजर के, खरीदार के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दें। कैसे इन्फ्लुएंस करें, ऐसे इन्फ्लुएंस कर दें कि वह उस शेयर्स को खरीद ले, या फिर ऐसे इन्फ्लुएंस कर लें कि उस शेयर को ना खरीदे, ऐसा कोई इन्फ्लुएंस डाले, प्रभाव डाले, वही फैक्ट्स आपके मटेरियल फैक्ट्स होते हैं। अगर कोई फैक्ट्स कुछ प्रभाव नहीं डालते, उनका कुछ ज़्यादा मायने नहीं है, तो वो इमटेरियल होते हैं। तो फैक्ट्स मटीरियल होने चाहिए, ज़रूरी होने चाहिए। रिलायंस एंड इंड्यूसमेंट, plaintiff should have acted in reliance on the statement of prospectus। ओके, प्लेंटिफ जो है, जो आदमी जो एक्शन लेना चाहता है, वह उसने वो शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, जो भी एक्शन लिया है, शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, वो उस स्टेटमेंट पे भरोसा करके, रिलायंस ऑन द स्टेटमेंट भरोसा करके लिए हों। मिस रिप्रेजेंटेशन शुड बी एट लीस्ट वन ऑफ द इंड्यूसमेंट्स फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेकिंग शेयर्स। उस मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण क्या कहते हैं, उसने उसके प्रलोभन में आके उसने शेयर्स लिए हों। Person cannot complain of misrepresentation if he had means of discovering the truth with ordinary diligence। अगर वो सामान्य बुद्धि भी लगा लेता, उसी से उसको सच्चाई पता लग जाती, लेकिन उसने वो बुद्धि नहीं लगाई और फिर भी क्या कहते हैं शेयर्स खरीद लिए गलत इन्फॉर्मेशन पे, तो ऐसे टाइम पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं कंप्लेन नहीं कर सकता भाई इसमें गलत इन्फॉर्मेशन थी, और बल्कि वो गलत इन्फॉर्मेशन सामान्य बुद्धि लगाते ही पता लग जाती कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, उसको सच्चाई का पता लग सकता था। तो ऐसे कंडीशन में भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी या कंपनी के द्वारा या फिर कंपनी के बिहाफ पे इशू किया गया हो, तभी कंपनसेशन मिलता है। कंपनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल अनलेस इट इज शोन दैट प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय कंपनी, या तो कंपनी के द्वारा प्रोस्पेक्टस इशू किया गया हो तभी कंपनी रेस्पॉन्सिबल होगी, या फिर समवन विद द अथॉरिटी ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर जो कंपनी ने किसी को अथॉरिटी दी हो उसके द्वारा प्रोस्पेक्टस इशू किया गया हो, या फिर प्रोमोटर्स के द्वारा और ये चीज़ कंपनी ने रेटिफाई कर दी हो। इन 3 कंडीशंस में अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है तभी क्या कहते हैं कंपनी रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वरना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये था आपका प्रोस्पेक्टस। हमने देख लिया इसका मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह, डायबिलिटी, ट्रू फैक्ट्स, ये सब देख लिए, किस किस डैमेजेस कैसे मिलते हैं, कंपनसेशन वगैरह, किस एक्शन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आ गया प्रोस्पेक्टस के अंदर। अगर रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।